Hello future teachers, welcome again our channel Become Teacher। हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, है ना। सभी विषयों की तैयारी आपकी प्रॉपर चल रही है। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग आपकी तैयारी में एक और नॉलेज जोड़ेंगे, जो है जनरल नॉलेज, है ना। जनरल नॉलेज बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करता है आपके परीक्षा में, है ना, जिसमें का आपको 40 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल इत्यादि विषयों से सम्मिलित क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज के इस 40 मार्क्स के बड़े सेक्टर में से कुछ मार्क्स जो कि आपके इतिहास से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इतिहास के कुछ क्वेश्चन को करते हैं ना। हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। अब चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे ल है, आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, और इसका जो आंसर होगा उसके भी अंत में ल है, तो आंसर हो जाता है सी, है ना। लोथल में चावल के स्रोत जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो लोथल में भी ल है, चावल, है ना, चावल और लोथल दोनों 3 अक्षर के हैं, आपको ध्यान रखना है। और इस ल और ल से ट्रिक बैठा लेना है कि हमको चावल वाले में ल को ही मैच कराना है, और आंसर आपको अभी ही याद हो जाएगा, है ना। आपको अभी ही इसका आंसर याद हो जाएगा। और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, कहता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है ना। सत्यमेव जयते ये बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका जो उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद, है ना। मुंडकोपनिषद जो है वो इसी से सत्यमेव जयते को लिया गया है, जो कि हम लोग बोलते हैं, हमारा एक राष्ट्रीय लाइन है सत्यमेव जयते। तो आप लोग याद रखिएगा कौन, मुंडकोपनिषद, ठीक है। आप लोग अगर इसको ट्रिक बैठाना चाहोगे तो सत्यमुंड कर सकते हो, सत्यमुंड, है ना, सत्यमुंड कर लोगे तो आपको याद रहेगा इसका ये ट्रिक, सत्यमुंड, सत्यमुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था। हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, कि उस वक्त जो आग में मिट्टी पका के जो सारी चीज़ें बनाई जाती थी, बर्तन बनाए जाते थे, है ना, तरह तरह के औजार बनाए जाते थे, तो इस आग में मिट्टी को पकाने पे उसका नाम जो हो जाता था वो क्या होता था। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है टेराकोटा, है ना, आज भी ये वर्ड प्रचलित है। तो पकी हुई जो मिट्टी होती है उसको टेराकोटा बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, पकी हुई मिट्टी टेराकोटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी सही, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज पे जो है वो अधिकार किया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे सी है, ये हो जाएगा, ठीक है। बी में हो जाएगा, यहाँ पे सी रहेगा, शशांक हो जाएगा, ठीक।
हर्षवर्धन ने जब कनौज पर अधिकार किया था तब उन्होंने शशांक राजा को हराया था। ठीक है, इन्होंने किसको हराया था? शशांक को। तो याद रखेंगे कि इन्होंने बहुत लोगों को पराजित किया है, लेकिन हर्षवर्धन ने जब कनौज पे अधिकार प्राप्त किया था तो उनकी जो लड़ाई हुई थी वो किससे होती है? शशांक से होती है। तो आप याद रखोगे। इसके बाद हर्षवर्धन का जो हमेशा पूछता है कि किस वंश के थे। ठीक है, तो ये बात भी एक्स्ट्रा में आप याद रखोगे कि पुष्यभूति वंश से थे, है ना। किससे थे? पुष्यभूति वंश से थे ये हर्षवर्धन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? ठीक है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत प्राचीन नाम भारतवर्ष, भारत का जो प्राचीन नाम है भारतवर्ष का। देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, है ना। आर्यवर्त का कब यूज किया गया, भारत का कब यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष का जो यूज किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो अष्टाध्यायी ने किया है। किसने किया है? अष्टाध्यायी ने किया है। और इनका जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में किया गया है, सॉरी, अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है। और ये किसने यूज किया है? तो ये पाणिनि ने यूज किया है। किसने किया है? पाणिनि ने यूज किया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। व्याकरण का ये प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण का ये बार बार परीक्षा में भी आता है कि अष्टाध्यायी जो है वो किसका पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण का ये ग्रंथ है, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया, है ना। अब मनुष्य जब धातु का प्रयोग करने लगा था तभी उस युग का नाम रख दिया गया था, कौन सा? तो देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ताम्र युग, है ना। जब मनुष्य धातु का प्रयोग जो है वो करना सीख गया था और सबसे पहले इसने तांबे का यूज किया था, कॉपर का यूज किया था। तो ताम्र से आप तांबा याद रखेंगे, ताम्र युग और तांबा। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, तांबे धातु का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए, है ना। ये भी बहुत आता है, हड़प्पा संस्कृति जो है बहुत ही फेमस है आपकी परीक्षा में। तो स्वतंत्रता के बाद बोला जा रहा है, मतलब 1947 के बाद खोजा गया है। तो भारत के किस राज्य में, हालांकि पाकिस्तान में इसके ज़्यादा स्थल मिलते हैं, लेकिन भारत के किस राज्य में इसके सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? तो याद रखेंगे गुजरात में इसके सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। कहाँ पे? गुजरात में इसके सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ, यहाँ पे ग्रंथ होगा, ठीक है, ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की है? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है? बताइए आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो इस ग्रंथ को आर्यभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। आप अगर इसको चाहो तो इसका एक ट्रिक लगा सकते हो कि ये जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य और आर्य दोनों में ऊपर र की मात्रा है। किसकी मात्रा है? दोनों में ऊपर र की मात्रा है। तो सूर्य और आर्य आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो त्रिपिटक है, ठीक है, कौन कौन से? तो देखिए बौद्ध ग्रंथ का कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो नियमों के लिए ग्रंथ बनाया गया है ना, तो बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से पिटक हैं? तो इसका नाम दिया गया है त्रिपिटक, जो कि आपका मेंशन है प्रश्न में। अब यहाँ पे त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुत्त पिटक,
विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है। देखिए, जो धर्म पे उपदेश दिया गया है उसका उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाता है? देखिए, सूत पीटक में भी आपका धर्म उपदेश है और अभिधम पीटक में भी आपका धर्म उपदेश है। तो आप क्या आंसर कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, आपका ऑप्शन में क्या नहीं है? ए और सी है ही नहीं। तो हम यहाँ पे सूत पीटक को आंसर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सूत पीटक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन तो हमेशा ही घूम फिर के आता है परीक्षाओं में कि जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, देखिए ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अंतिम तीर्थकर, और ये कितने नंबर पे था अंतिम? तो 24 नंबर। ठीक है, क्या था? 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में, जो जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इनका जन्म से रिलेटेड, एक तो ये 24वें तीर्थंकर थे, ये आप याद रखेंगे। दूसरा ये है कि इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम जगह पे हुआ था। अगर जगह की बात करें तो कुंडग्राम जगह पे हुआ था, और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए, अगर हम बात करते हैं, कुंडग्राम हो गया हमारा, फिर जन्म मृत्यु का भी स्थान पूछता है। ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस है। कहाँ हुआ था? नालंदा के पावापुरी में। पावापुरी में, देखिए ये नालंदा में है, और कुंडग्राम जो है वैशाली में होता है ना, ये वैशाली में है, और ये पावापुरी जो है वो नालंदा में है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, ये भी ध्यान रखेंगे, और इनकी माता का जो नाम था वो क्या था? त्रिशला था। त्रिशला अक्सर आपसे पूछता रहता है, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। अक्सर महावीर के वंश का भी नाम पूछता है कि किस वंश के थे। ठीक है, तो किस वंश के थे? ये इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश के थे, याद रखिएगा। चलिए, इतने सारे क्वेश्चन आपने देखे। जन्म कुंडग्राम, मृत्यु पावापुरी, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम, और त्रिशला इनकी माताजी का नाम, वंश इक्ष्वाकु, 24वें तीर्थंकर थे। ये सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? देखिए, राजतरंगिणी, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं कि एक साहित्य है और इसकी रचना जो है वो कलहन द्वारा की गई है। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। ठीक है, राजतरंगिणी, कलहन। अब ये कलहन जो है वो कश्मीर का इतिहास इसमें बताते हैं, जो कश्मीर का इतिहास हुआ करता था। ठीक है, ये कश्मीर के इतिहासकार भी हैं, और इसका जो इन्होंने जिक्र किया है इस पुस्तक में, राजतरंगिणी में, कश्मीर के इतिहास का जिक्र किया है, और राजा हर्षवर्धन के भी काल का, कनिष्क के भी काल का इस बुक में जिक्र मिलता है राजतरंगिणी में, है ना। हर्षवर्धन के भी काल का जिक्र मिलता है, और आपके कलहन जो है कनिष्क के भी जो भी इनका चला हुआ था राजपाट, उसका भी जिक्र आपको इसमें मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके काल में हुआ था? एकदम सारा जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, आप लोग ट्रिक वाइज इसको याद रख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संहिता, देखिए 4 बौद्ध संहिता हुई है। कितनी हुई है? 4 हुई है। कब कब? अब देखिए यहाँ पे ईस्वी से पहले क्वेश्चन जो पूछ रहा है शासन काल का, ठीक है, तो आप लोग एक बात याद रखेंगे, पहले ये जो हुआ है अजात शत्रु के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ है। अजात
शत्रु के शासनकाल में। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाता है, अजातशत्रु। अब देखिए इसका एक बहुत ही कॉमन जो है ट्रिक है, अका अक करके। क्या है? अ का अ क, अका अक। अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक जो कि द्वितीय, ये 1 2 3 4 आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। का से कालाशोक, क्या हो जाएगा? कालाशोक जो राजा थे उनके शासनकाल में द्वितीय हुआ था। अ से अशोक फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे क से किसका आ जाता है? तो कनिष्क का आ जाता है। किसका? कनिष्क का, जिन्होंने कश्मीर में ये कराया था। तो आपका अका अक याद रखने वाला है कि किसके किसके शासनकाल में कौन कौन सी बौद्ध संगति हुई है। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, और जिसको पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुई है। तो हमारा सी ऑप्शन अजातशत्रु सही हो जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में कि कहाँ कहाँ हुआ है ना, कहाँ कहाँ हुआ है, तो पहला आपका राजगृह आपने देखा, राजगृह में हुआ था। ठीक है, पहला संगति राजगृह में। दूसरा आपका कहाँ हुआ है? वैशाली में हुआ है। कहाँ हुआ है? वैशाली में। तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ है, पाटलिपुत्र। और चौथा जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? कश्मीर में हुआ है, कुंडलवन कश्मीर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? सिकंदर, है ना, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो मगध के साम्राज्य का शासक कौन था? यहाँ पे आप देख रहे हो अलेक्जेंडर भी शो किया हुआ है। अगर इसको हिंदी में भी डाल देता तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिकंदर को ही अलेक्जेंडर बोला जाता है ना। दोनों आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों नेम है, और याद रखिएगा अलेक्जेंडर सिकंदर को ही बोला जाता है। इन्होंने जब आक्रमण किया था उस वक्त मगध पे जो शासन था वो घनानंद का था। ठीक है, घनानंद का था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, घनानंद। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसको काट देते हैं, मौर्य को, घनानंद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज, देखिए ये मेगास्थनीज जो है वो भारत जब आए थे तो उस वक्त शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का था। और आप मेगा से मौर्य याद कर सकते हैं। ठीक है, मेगा मौर्य याद रखिएगा ताकि याद रहेगा आपको, ये ट्रिक है, मेगा मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य आए के शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे। इन्होंने उसी वक्त जब गए तो इंडिका पुस्तक लिखी थी, है ना, इनके द्वारा ही लिखी गई है मेगास्थनीज का। और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की भी जानकारी मिलती है। तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जुड़ गए कि इंडिका पुस्तक लिखी गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की उसमें जानकारी भी मिलती है। तो मेगास्थनीज जो हैं वो भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? है ना, बताएंगे आप लोग कि जो चीनी लेखक फाहियान थे, है ना, फाहियान जो थे वो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? देखिए जो फाहियान हैं याद रखिएगा ये द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है आए हुए थे भारत। ये एक चीनी लेखक थे। और अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अलग नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 2 नामों से ये जाने जाते हैं।
कहीं कहीं आपको ऑप्शन में विक्रमादित्य भी मिल सकता है, तो याद रखेंगे फाहियान जो है ये इन्हीं के शासनकाल में जो है भारत आए हुए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा एक क्विज है, क्विज क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करके बताना है ना। जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे, तो ये क्विज क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जो भी बच्चे सही आंसर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम लूँगी, उनको बताऊँगी कि आप जो है इस क्विज के जो है विनर हैं, है ना। आपने सही आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता दीजिएगा। अगले वीडियो में आपके नाम जो भी होगा, जो भी विनर होगा, उनका नाम जो है वो लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि किस गुप्त शासक ने को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए और अगले में विनर का नाम ज़रूर आप लोग सुनिएगा। चलिए, अगर आपने जो भी आज पढ़ाई की है इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ जाइए, है ना। बिकम टीचर सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर नहीं किए अब तक, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।